खबरों को जानना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी खबरों को समझना होता है, क्योंकि सिर्फ उतना नहीं जितना हम देखते सुनते हैं, बल्कि हर खबर के पीछे होती है एक असली खबर। इसलिए मैं पुनीत पाठक आपके साथ प्रतिदिन इस वक्त डिकोड करता हूं दिन की बड़ी और अहम खबरों को। नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम न्यूज डिकोड का सफर शुरू करते हैं अहम खबर के साथ, जो दिन की बड़ी खबर है। सबसे पहले बात उस तबके की जो अपनी बात शांति से कहता और लगातार काम करके अपनी बात मनवाने को लेकर कई बार सड़क पर उतरता है। आखिरकार उनके सब्र का बांध टूट रहा है। हम बात छत्तीसगढ़ के लाखों उन कर्मचारियों की कर रहे हैं जो सालों से नियमित यानी कि रेगुलर होने की उम्मीद पाले बैठे हैं। दूसरी तरफ सीएम शासकीय कर्मचारियों के लिए पीएम को खत लिखते हैं। एक रिपोर्ट देखें। छत्तीसगढ़ सरकार के 48 विभागों के 460 कार्यालयों में काम करने वाले करीब 1,80,000 अनियमित कर्मचारी आज सामूहिक हड़ताल पर थे। नियमितीकरण की मांग को लेकर सभी कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लिया और राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले उनका आंदोलन और विरोध प्रदर्शन हुआ। कर्मचारी महासंघ का साफ कहना है कि आज एक दिन के आंदोलन के बाद भी सरकार उनकी मांगों पर अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो 1 सितंबर से प्रदेश भर के तमाम अनियमित कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाएंगे। एक तरफ अनियमित कर्मचारी भूपेश सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के हित में सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सीएम भूपेश ने नवीन अंशदायी पेंशन योजना के तहत एनएसडीएल को अंतरित 17,240 करोड़ रुपए की राशि छत्तीसगढ़ सरकार को वापस करने का आग्रह किया है। अब सवाल ये साहब कि आखिर अस्थायी कर्मचारियों का धैर्य टूट क्यों रहा है? सरकार उनकी मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है, ये सुनते आए, लेकिन अब तक अमल क्यों नहीं हो पाया? क्यों अब तक उनको नियमित नहीं किया जा रहा? चलिए जरा इस बात को डिकोड करते हैं, समझते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरी एक सपना है, सबको पता है। भले ही वो शुरुआत में अस्थायी क्यों ना हो, लेकिन हर व्यक्ति की सोच ये होती है कि सरकार आज नहीं तो कल उनको स्थायी कर ही देगी। राजनीतिक दल इस सोच का, इस मंशा का, इस इच्छा का कई बार पॉलिटिकल माइलेज उठाते हैं। छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले रमन सिंह ने वायदा किया, भूल गए। फिर भूपेश सरकार जब आई तब भी उनको ये विश्वास रहा कि जल्दी वो नियमित हो जाएंगे, और इसी विश्वास को, इसी वायदे को वो बार बार सामने रखते हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों को नियमित क्यों नहीं कर रही? जवाब यह है साहब कि कर्मचारियों को नियमित करने से निश्चित तौर पर सरकारी खजाने पर एक, लेकिन इन सब के बावजूद ये भी तय है, ये भी सच है कि वायदे निभाने पड़ते हैं। जरूरत है कर्मचारियों की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का, और इसका इंतजार कर्मचारी भी कर रहे हैं कि कब उनकी बात, कब उनकी मांग, कब उनसे किया वायदा पूरा हो जाए। चलिए अगली खबर पर आते हैं जो सारे देश में सुर्खियों में रही, और वो है हरियाणा के कांग्रेसी विधायक आज राजधानी रायपुर में अपना दूसरा दिन बिता चुके हैं। क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस ने अपने विधायकों को रायपुर भेजा, लेकिन अब विधायकों के यहां आने को लेकर एक और तर्क भी सामने आया। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार पाए। पूरे रिजॉर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये तस्वीरें नवा रायपुर के एक रिजॉर्ट की हैं, जहां हरियाणा के कांग्रेसी विधायकों को रखा गया है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उन्हें नजरबंद किया गया है। कल यानी गुरुवार को जब 27 विधायक रायपुर पहुंचे थे, उस दिन जितनी गहमा गहमी यहाँ थी, आज रिजॉर्ट में उतनी ही शांति है। अब बात मुद्दे की। पूरा देश जान चुका है कि क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेसी विधायकों को छत्तीसगढ़ लाया गया है, लेकिन सीएम भूपेश बघेल कहते हैं कि इन विधायकों को किसी प्रशिक्षण के लिए लाया गया है। ठीक है, वो प्रशिक्षण ले रहे हैं और बैठक कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना, जबकि इस मसले पर सियासी बयानबाजियां जमकर जारी हैं। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी पर सेंधमारी के आरोप लगा चुके हैं। अब सवाल ये कि ये नजरबंदी है या वाकई कोई प्रशिक्षण शिविर है? आज की तारीख में सोशल मीडिया का दौर और बहुत सारी बातें पता होती हैं, बहुत सारी बातों के ऊपर कमेंट होते हैं, और जिस सियासत का जिक्र आपने देखा था इस रिपोर्ट में, वो सियासत केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं, मध्य प्रदेश में भी जमकर हो रही। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसा और राज्यसभा के चुनाव तक हरियाणा के कांग्रेसी विधायकों के समन्वय की जिम्मेदारी जो कमलनाथ को दी गई है, इस पर कटाक्ष किया।
एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कुछ इस तरह पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसा। कमलनाथ जी को जिम्मेदारी दी है, मैं उसमें क्या कह सकता हूं, उनकी पार्टी का मामला है। पर एक शायरी मुझे किसी और संदर्भ में याद आ रही है कि अपनी बिगड़ी बना ना सके हम, और जमाने भर के घड़ी साज हैं हम। इसकी वजह हरियाणा की एक राज्यसभा सीट का चुनाव। अब जरा थोड़ा विस्तार में समझिए। क्रॉस वोटिंग और विधायकों की खरीद फरोख्त के खतरे को भांपकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को रायपुर शिफ्ट कर दिया। साथ ही चुनाव तक इन विधायकों के समन्वय की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को दी गई, जिस पर नरोत्तम मिश्रा ने कटाक्ष किया। जवाब में कांग्रेस ने भी बीजेपी से एक तल्ख सवाल पूछ लिया। मध्य प्रदेश के विधायकों को बेंगलोर के किसी होटल में कौन सी पार्टी ने श्रेय दिया था? कांग्रेस पार्टी की निर्वाचित सरकार को किसने गिराया? पहले वो अपना हाथ झांक लें और फिर बात करें। तो पक्ष विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। नजरें 10 जून पर टिकी हैं। देखना होगा कांग्रेस की इतनी कवायद के बाद हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट पर वो काबिज हो पाते हैं या नहीं। तो हरियाणा की जंग जो छत्तीसगढ़ तक आ पहुंची, इसके ऊपर अगर मध्य प्रदेश में वार हुआ तो मध्य प्रदेश ने भी, वहां के कांग्रेस ने भी याद दिला दिया कि जरा आप बेंगलुरु को याद कर लें, वो होली भी याद कर लें। चलिए, तो वार पलटवार की बात हुई। अब जरा मूल बात पर गौर करते हैं। सवाल ये कि शीर्ष नेतृत्व ने समन्वय की जिम्मेदारी कमलनाथ को ही क्यों दी। डिकोड करते हैं। कमलनाथ का लंबा राजनीतिक करियर रहा है। वो संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रादेशिक नेताओं के बीच अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। कमलनाथ अच्छे वक्ता हैं। लोगों के बीच में अपनी राय को तथ्य के साथ में रखने की क्षमता भी है, और इसके कई सारे उदाहरण लोकसभा के उनके भाषणों में हमने देखे हैं और कई बार उनका लोहा भी माना है। वैसे राज्यसभा चुनाव का जिक्र चला तो 7 दिन अभी बचे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भले ही निर्णय आ गया, लेकिन 7 दिन अभी वहां बचे हैं। दिलचस्प होगा देखना कि कमलनाथ अपनी जिम्मेदारी को कितनी कामयाबी से निभाते हैं और ये जो पूरी रणनीति है वो कितनी कारगर रहती है। वैसे शनिवार यानी कि कल केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और एसपी सिंह बघेल, 3 केंद्रीय मंत्री रायपुर में होंगे, जो केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे। साथ ही यहां के सियासी हालात, सियासी नब्ज, इसे भी टटोलेंगे। 4 जून को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, कानून मंत्री किरण रिजिजू और एसपी सिंह बघेल रायपुर पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्रियों का यह दौरा प्रदेश में चल रही केंद्रीय विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर है। साथ ही तीनों केंद्रीय मंत्री पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रियों का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब था। ऐसे में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि इस बार कोई कसर न रह जाए। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विशेष ध्यान दे रहा है। 2 दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एमपी का 2 दिन का दौरा किया। और अभी केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के 8 साल भी पूरे हुए। तो इन 8 साल के जश्न कह लें या इसमें जिम्मेदारी कह लें, केंद्रीय नेताओं को, मंत्रियों को भेजा भी जा रहा है। अब भले ही केंद्रीय मंत्रियों का दौरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तौर पर पेश किया जाए, लेकिन हकीकत जरा इससे अलग भी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ठीक उसी रिजॉर्ट पर ठहरे हैं जहां हरियाणा के कांग्रेसी विधायकों को रायपुर में रुकवाया। क्या ये केवल इत्तेफाक है? चलिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की छत्तीसगढ़ को लेकर अपनाई जा रही इस रणनीति को डिकोड करते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में शीर्ष नेतृत्व लगातार अपने प्रतिनिधि भेज रहा है, जो कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिल रहे हैं, समझ रहे हैं। बीजेपी का टॉप लीडरशिप छत्तीसगढ़ में पार्टी की जमीन को मजबूत करने के उपाय भी खोज रहा है। नेताओं को टारगेट भी मिल रहा है और मार्गदर्शन भी। कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार भी हो रहा है और उनको टिप्स भी मिल रहे हैं। बूथ स्तर पर पार्टी कैसे मजबूत की जाए, ये वो नेता बता रहे हैं जो अपने इलाकों में ऐसा कर चुके हैं। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि सत्ता वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप, शीर्ष नेतृत्व बेहद सतर्क है, गंभीर है और स्थानीय नेताओं को रणनीतिक स्तर के ऊपर कैसे विपरीत हालात में आप निपटें, माहौल की मार्केटिंग कैसे अपने पक्ष में करें, इसके गुर भी सिखा रहा है। वैसे अब बात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की चली तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सीटें, जिनके ऊपर हम पिछले 2-3 दिनों से लगातार खबरें डिकोड कर रहे हैं, इसके नतीजे जो पहले से साफ थे आ चुके हैं। आज दोनों राज्यों की 5 सीटों के नतीजे आधिकारिक तौर पर डिक्लेयर हो गए।
कहने का मतलब ये कि एमपीसीजी की 5 राज्यसभा सीटों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम पर अंतिम मोहर लग गई, प्रमाण पत्र मिल गए। छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी निर्वाचित हो गए। निर्वाचित सदस्यों में राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजीव शुक्ला का निर्वाचन प्रमाण पत्र लेने उनके भाई विधानसभा पहुंचे, तो वहीं रंजीत रंजन ने स्वयं विधानसभा पहुंचकर जीत का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। अब बात मध्य प्रदेश की, जहां की 2 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी निर्वाचित हुए, जिनके नाम कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि हैं, जबकि तीसरी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी विवेक तनखा निर्वाचित हुए। विवेक तनखा का निर्वाचन प्रमाण पत्र उनकी जगह उनके प्रतिनिधि जेपी धनोपिया ने लिया, तो वहीं कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र कल खुद जाकर लेंगी। तो साहब, एमपीसीजी की राज्यसभा सीटें चुनाव जो होने थे उसके पहले से तय थे, नतीजे ऐसे आएंगे। आज बस उनकी आधिकारिक मोहर लग करके प्रमाण पत्र दिए गए। आज बात हम नतीजों की नहीं करेंगे, आज हम डिकोड करेंगे राज्यसभा के लिए चयनित सदस्यों की गंभीरता को, सीरियसनेस को। राज्यसभा के लिए छत्तीसगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी राजीव शुक्ला चुने गए। आज अपनी जीत का प्रमाण पत्र लेने वो खुद नहीं आए, उनकी जगह उनके भाई आए। मध्य प्रदेश में देखें, राज्यसभा के लिए विवेक तनखा निर्वाचित हुए, प्रमाण पत्र लेने के लिए उनके प्रतिनिधि पहुंचे। सवाल ये उठा कि चुने गए राज्यसभा सांसदों के पास इतना वक्त भी नहीं कि वे अपनी जीत का प्रमाण पत्र खुद लेने आते या शायद धन्यवाद देने आते। चलिए, वैसे बात अहमियत होती है जीत की, और जीत का प्रमाण पत्र लेने के लिए उम्मीदवार को आना जरूरी नहीं होता, नियम कम से कम ऐसे ही हैं। तो नियमानुसार कोई गलती नहीं हुई, लेकिन नैतिकता का तकाजा कहता है और नेताओं को अक्सर इस तकाजे पर तोला जाता है। आज दिन भर अगर हम नैतिकता की बात करें, आदर्शों की बात करें, तो आज का दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उनके बयान को लेकर उन्हें सुर्खियों में ले आया। वजह उनका वो बयान था जो उन्होंने मंदिर मस्जिदों के जारी ताजा विवाद को लेकर दिया है। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आखिरकार मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी। 2 महीने से देश भर में ज्ञानवापी मस्जिद पर बहस छिड़ी हुई है। कोर्ट में केस पर सुनवाई जारी है। ऐसे में मोहन भागवत का बयान काफी मायने रखता है। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है। हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। इसके साथ ही मोहन भागवत ने दूसरी मस्जिदों में मंदिर होने की दावा करने वालों को नसीहत भी दी। परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है। मोहन भागवत का ये बयान बताता है कि आरएसएस धार्मिक स्थलों को लेकर हो रहे विवादों से खुश नहीं है। भागवत ने अपना फर्ज निभाया। अब सवाल ये कि भागवत की नसीहत कितनी कारगर साबित होगी। अब सब जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का देश की सियासत में कितना दखल है, असर है, ये किसी से छिपा नहीं है। अब सवाल ये कि आखिर भागवत के इस बयान के मतलब क्या हैं? भागवत क्या संदेश देना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं? भागवत के इस बयान को डिकोड करना आज सबसे जरूरी है। भागवत के इस बयान की मंशा यह है कि वो नहीं चाहते कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बिगड़े। इस बयान के जरिए भागवत मुस्लिम समुदाय को उनके धार्मिक स्थलों के प्रति सुरक्षा का एक भाव देना चाहते हैं, उनको आश्वस्त करना चाहते हैं। आरएसएस की छवि कट्टर हिंदुवादी संगठन की है। भागवत चाहते हैं कि आरएसएस की मुस्लिमों के बीच में एक उदारवादी संगठन की इमेज भी डेवलप हो, यह जरूरी है। एक और बात अहम है जिसे समझना पड़ेगा कि आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, बीजेपी उसका राजनीतिक ब्रह्मास्त्र है। 2024 में चुनाव है और ऐसे में सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो देश हित में कतई नहीं होगा, न सरकार के हित में होगा। तो अब देखना यह होगा कि भागवत का बयान कब तक और कितना असरदायक साबित होता, कितना असर रखता है। वैसे बयान आया है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस पर सियासत आपको देखने को ना मिले, और स्पेशली मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर। जब बयान भागवत का आया तो इस पर प्रति बयान या बयानबाजी या रिएक्शंस भी जमकर आए। हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है।
आरएसएस प्रमुख बहुत गिने चुने मौकों पर ही अपने विचार व्यक्त करते हैं और जब भी करते हैं उस पर पूरे देश की नजरें टिकी होती हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। भागवत मंदिर मस्जिद विवाद पर बोले, भाषण में नसीहत भी थी, सुझाव भी था। अब लोग अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक बयान के मायने निकाल रहे हैं। बात मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की करें तो उन्होंने मोहन भागवत का समर्थन किया। उन्होंने क्या गलत कहा है और 100% हम उनके साथ सहमत हैं। इधर कांग्रेस पार्टी ने भागवत के बयान को कुछ इस तरह से लिया है। एक अल्पसंख्यकों मुसलमानों को मारने का काम करता है, दूसरा सहलाने का काम करता है, वो है और कुछ नहीं है, ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। अब कांग्रेस को खामियां निकालनी थी और वो निकाल रही है, पर भागवत का बयान देश को जोड़ने वाला है, सांप्रदायिक सद्भाव को कायम रखने वाला है। ऐसे बयानों का समर्थन होना चाहिए। तो हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र से हमारा देश चलता है और ये हक देता है कि सब अपनी अपनी बात कहें, खुलकर कहें। अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल देश हित में होना चाहिए। मोहन भागवत का बयान कुछ ऐसा ही है। ऐसे बयानों पर राजनीति हो समझ से परे। खैर चलिए, इस बयान का महत्व क्या है जरा इसको भी डिकोड करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से सांप्रदायिक तनाव की खबरें आ रही हैं और ऐसे में यह बयान भाईचारे का मैसेज देता है। सभी वर्गों में एक छोटा सा समूह होता है जो कट्टरवादी सोच का समर्थन करता है। यह बयान ऐसे समूह को उदारवादी सोच अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इस बयान में समाज और सरकार के बीच मतभेदों को कम करने की एक अपील भी साफ तौर के ऊपर दिखाई पड़ती है, छिपी। चलिए, उम्मीद हम ये करते हैं कि मोहन भागवत का बयान समाज पर पढ़ना भी चाहिए। वो पढ़ेगा ऐसा लगता भी है, क्योंकि सहिष्णुता, सौहार्द ही किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला होती है। लेकिन इसमें कितना वक्त लगता है और जैसा हमने कहा कि कुछ छोटे वर्ग के लोग कट्टरवाद को ही अपना एक आदर्श मानकर चलते हैं, क्या उन पर भी इसका असर होगा, देखेंगे। 370 हटने के बाद भी कश्मीरी पंडितों के पलायन और उनकी टारगेट किलिंग की घाटी में लगातार हो रही हत्याओं के बाद कश्मीरी पंडितों ने एक बार फिर पलायन शुरू कर दिया है। पिछले एक महीने से लगातार कश्मीरी पंडितों की हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। साथ ही आतंकियों के निशाने पर गैर मुस्लिम समुदाय ही है। टारगेट किलिंग की इन वारदातों की वजह से कश्मीर से पलायन शुरू हो चुका है। कश्मीर में राहुल भट्ट की हत्या के बाद से कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन जारी है, जिसे लेकर विपक्ष केंद्र पर हमलावर है। वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं, कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन? इसके बारे में सरकार क्या बोल रही है? भारत सरकार को बोलना चाहिए। बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीरी प्रवासियों और जम्मू संभाग के कर्मचारियों को 6 जून तक सुरक्षित स्थानों पर तैनात करने का फैसला किया है। कश्मीर के बिगड़ते हालात पर केंद्र सरकार गंभीर नजर आ रही है। आज दूसरे दिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बैठक ली। तो लगातार बढ़ती टारगेट किलिंग की वारदातें केंद्र के लिए वाकई एक टास्क है, चुनौती है, जिससे निपटने के लिए वो कदम भी बढ़ा रहे हैं। हालात लेकिन अब तक सुधरे नहीं। आखिर इस समस्या की जड़ में क्या बात है, इसको जड़ को डिकोड करते हैं। कश्मीर का एक छोटा वर्ग है जो हिंसा का समर्थन करता है, कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता। पाकिस्तान कश्मीर में आतंकी समूहों को संसाधन और समर्थन देता, फंडिंग करता है। कश्मीर के राजनीतिक दल भी आतंकियों के लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर, सहानुभूति रखते हैं। अपनी अपनी मंशा, अपने अपने लाभ हैं। धारा 370 का हटना आतंकी समूह के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ, जिसके बाद वो एक बार फिर से मासूम कश्मीरी पंडितों को अपना टारगेट कर रहे हैं, ताकि घाटी में अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकें, ताकि उनका वो पूरा का पूरा कारोबार कहीं चौपट ना हो जाए। चलिए, आपको ये तो पता ही है कि 1990 में घाटी से कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा पलायन हुआ और अब भी उनके हालात बदले नहीं। उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस हालात पर कंट्रोल पहले हो और जल्दी हालात सामान्य हो, जिसका वर्षों से इंतजार एक और चीज का हो रहा था। और वो और चीज कुछ नहीं बल्कि अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज है, जो रिलीज हो चुकी है। और रिलीज के पहले मध्य प्रदेश सरकार ने इसको टैक्स फ्री कर दिया था। 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने भी एक छत्तीसगढ़ी मूवी बुलंद अमेज को टैक्स फ्री किया है। अक्सर राजनीतिक बात करने वाले शिवराज सिंह चौहान का नया अंदाज देखने को मिला। आज एमपी के सीएम ने अपने बॉलीवुड प्रेम का खुलकर इजहार किया। शिवराज सिंह चौहान ने खुद को अक्षय कुमार का फैन बताया और उनके फिल्मों की तारीफ की। फिल्म ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी थी, मौका फिल्म के रिलीज होने का था।
इस मौके पर शिवराज ने कहा कि भारत का गौरवशाली इतिहास है, जिसे वीरता और सुशासन से सम्राट पृथ्वीराज ने रचा। उनके शौर्य, साहस, कर्तव्य परायणता पर सभी को गर्व है। अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मेज को टैक्स फ्री कर दिया, जो कि 27 मई को रिलीज हुई थी। कहानी जो छत्तीसगढ़ के जो ग्राम्य जीवन है वो इसी प्रकार से होता है जिसमें दिखाया गया है। कर मुक्ति मांग कर रहे हैं, मैं कर मुक्ति की घोषणा करता हूं। कहा जा सकता है कि फिल्मों का टैक्स फ्री होना जहां जनता को राहत देता है, वहीं फिल्मकारों को अच्छी फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। चलिए आपको जरा जल्दी से बता दें कि छत्तीसगढ़ में मनोरंजन कर, जिसको टैक्स फ्री हम करते हैं, 30% है और मध्य प्रदेश में 20% है। इस खबर के दूसरे पक्ष को भी जानते हैं। सवाल यह कि फिल्मों को टैक्स फ्री करने का बेस क्या होता है, इसे भी आप समझें, डिकोड करें। उन फिल्मों को टैक्स फ्री किया जाता है जो राज्य की संस्कृति, भाषा को बढ़ावा दें। टैक्स फ्री करने की राज्य सरकारों के फैसले पर कई दफा सवाल उठे हैं। नेताओं के साथ निजी संबंध होना फिल्मकारों के लिए फायदेमंद रहा है, फायदेमंद साबित होता रहा है। फिल्मकार की राजनीतिक विचारधारा अगर सत्तारूढ़ दल से मिलती है तो भी फिल्म टैक्स फ्री हो सकती है। फिल्म की पटकथा, फिल्मांकन अगर सत्तारूढ़ दल की विचारधारा से मेल खाता है या राजनीतिक तौर पर कोई लाभ देता दिखता है, तब भी फिल्में टैक्स फ्री हो जाती। कुल जमा आप ये कह सकते हैं साहब कि राजनीति पर फिल्में बनती हैं, और इससे बड़ा सच ये है कि फिल्मों पर भी कई बार जमकर भरपूर राजनीति होती। यही लोकतंत्र का सच भी है। आज के दौर में राजनीति से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है, हर क्षेत्र में राजनीति है। तो ये दिन की बड़ी अहम खबरें थी। तो न्यूज डिकोड में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे रात को ठीक 8:55 पर दिन की अहम खबरों को डिकोड करने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।